जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सेशन यूनियन बजट पे है, लेकिन आप ये जानते हैं कि यूनियन बजट को इंतरिम या फिर इंटरिम बजट कहा गया, तो हिंदी में अंतरिम बजट कहा गया। अब आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, चुनाव हैं, इस वजह से जो बजट बनाया जाएगा वो पूरा बजट नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक सरकार है कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ ना कुछ खर्चा करती रहेगी अपनी सरकार को चलाने के लिए। अब सरकार के बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम बजट लाए ही ना। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आ जाते हैं वापस तो हम पूरा बजट लाएंगे। अभी इंतरिम बजट है जो आपके सामने आ रहा है। आपको एक बात और बताऊं, बहुत सारे लोगों ने आपको बजट पढ़ाया, कहानियां सुनाई बहुत सारी, बड़ी अच्छी अच्छी, पहले फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ाए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये भी दे दिया कि कितनी बार किस फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया। प्लीज़ समझिए क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। कहानियां सुनिए, बहुत खुश होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि ये इस स्कीम के अंदर कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना करने वाली है, कितना खर्चा करने वाली है। इसका मतलब स्कीम पर किया जाने वाला जो एलोकेटेड अमाउंट है वो आपको जानना है। ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में पक्का से, और आप देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ टर्म्स दो चार मैं आपको बता दूं और समझाने के बाद आपको कहूं कि अब आप समझ तो गए होंगे टर्म, और आपको चार्ट दिखा दूं, इतने से नहीं चलेगा। आपको हर स्कीम का एलोकेशन याद करना पड़ेगा। बार बार जब हम पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर्स को तो ये स्कीम्स दोबारा दोबारा फिर आएंगी, और इनके अंदर जो एलोकेटेड अमाउंट होगा वो आपको टिप्स पे रखना पड़ेगा। दुख की बात यह है बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद एक ही बार आप याद ना कर पाओ, लेकिन फिर वही बात, अगर एलोकेटेड अमाउंट नहीं याद कर रहे हो, सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को राजकोषीय घाटा बोल के खुश हो रहे हो, गलत कर रहे हो, कोई मीनिंग बता रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको क्या याद करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम, वो याद रखिए, वो है सिर्फ स्कीम के ऊपर एलोकेटेड अमाउंट। बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं बजट के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे अब ये सेशन। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मेरा नाम सोनिया है, मैं विद्या गुरु से हूं। अगर आप ये सेशन पूरा देखते हो तो आप कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगे। एक वीडियो से 2 क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि आपको लगेगा ये तो बेकार बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, देख लीजिएगा आ जाएंगे। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम देने जाते हैं उसका एरिया बहुत बड़ा है, उसके अंदर से कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जहाँ से आप ये समझ के चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बजट पे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, इससे नोटिफिकेशन आएंगे, आपको पता चलेगा हमने नया वीडियो अपलोड किया है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए कि हम बजट कैसे पढ़ने वाले हैं। पहले ही बता दूं बहुत बोरिंग लगेगा आपको पढ़ने पर बजट, आपको लगेगा कि इतनी सारी स्कीम्स कैसे याद करें। बार बार लिखिए, एक ही चीज़ लिखते रहिए, सिर्फ कहानी मत सुनिए। अगर कोई कहानी पढ़ा रहा है प्लीज़ सुनिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बजट क्या है? जैसे हर कोई बोलेगा बजट है, आप अपने घर में बजट बनाते हो, हर बार क्या होता है कि इनकम जो होती है वो कम पड़ जाती है और आप जो खर्चा कर रहे होते हो वो ज़्यादा पड़ जाता है। तो होता क्या है, नेगेटिव में चला जाता है। नेगेटिव में चला जाता है दैट मीन्स आपने इनकम जो करी और जो आपका खर्चा हो गया ज़्यादा। देखिए अगर हम घर के लेवल पे बजट मैनेज करने जाएं तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना। तो आप ये सोचो कि अगर हम कंट्री के लेवल पे बजट मैनेज करने जाएं तो क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? ये प्रॉब्लम्स पक्का ही आने वाली हैं। इसका मतलब कुछ एरियाज, कुछ जगह होती है जहाँ से सरकार पैसा कमाती है और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे सरकार खर्चा करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इनकम टैक्स जमा करोगे तो ये सरकार की कमाई है ना, लेकिन अगर सरकार आपको पेंशन दे रही है, अगर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है तो ये तो सरकार का खर्चा हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि जो इनकम है, खर्चा जो है वो इनकम से ज़्यादा है, इसीलिए डेफिसिट डेफिसिट डेफिसिट, घाटे 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 सुनते जाओगे बहुत सारे तरह के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी जीडीपी के बारे में। टाइटल पढ़ो, फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम कह रहे हैं जीडीपी में जो फाइनेंशियल ईयर हम बात कर रहे हैं 23-24 वाला जो अभी चल रहा है,
7.3%। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल उत्पाद बताया जा रहा है 7.3%। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट, जिसे मैं राजकोषीय घाटा बता रही थी, आपको मैं थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट के बारे में और बताऊंगी। फिर एक बात और बताऊंगी कि जो आपको सुनने में और समझने में और रिटेन करने में आसानी हो जाएगी। मैंने क्या कहा? फिस्कल डेफिसिट 24-25, हम अगले वाले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, अगले वाले फिस्कल की बात कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट जो है 5.1%। अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी तरह का घाटा हो, किसी भी तरह का घाटा हो, अगर 23-24 में 5.8% हो, कंट्री के लेवल पे बहुत बड़ी चीज़ है ना। देखिए तो कम करेंगे ना हर तरह के घाटे को अगले साल में। अगर मैं टारगेट बनाऊं कि मैं अगले साल घाटा कम करूंगी, तो मैंने कहा इस साल का घाटा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा मैं 5.8% दिखा रही हूं, तो मैं क्या चाहूंगी कि अगले साल वो घाटा कम हो जाए, 5.1% का टारगेट रखूंगी। ये आपके सामने है। अगला देखिए, कहता है कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, कितना सरकार को चाहिए घाटा पूरा करने के लिए। फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट करता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको छोड़ते हैं, इसको पढ़िए। ये थोड़ा सा ना फॉर्मूला बेस्ड। रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं राजकोषीय घाटे की, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो राजस्व घाटा है, रेवेन्यू रिसीट है, रिसीट का मतलब रिसीविंग है। बस ये समझिए कि हम कह रहे हैं कि सरकार जो है, जो रेवेन्यू रिसीव कर रही है, रेवेन्यू रिसीट है जो, और इसके अंदर हम नॉन डेट कैपिटल रिसीट को जोड़ दें। रेवेन्यू रिसीट की बात हम आगे और भी करेंगे। हम बात करने वाले हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट की। नॉन डेट का मतलब जिस पे सरकार पर किसी तरह का डेट, कोई भार चढ़ नहीं रहा। अगर सरकार अपने पुराने एसेट्स को बेच दे और उससे पैसे कमा ले, तो वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है? देखिए, मेरे को अगर रीपे करना पड़ेगा तो वो तो नॉन डेट नहीं है ना। अगर सरकार ने अपने ओल्ड एसेट्स बेच दिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हम कह रहे हैं, जिसे हिंदी में विनिवेश कहा जाता है, तो हम कह रहे हैं अगर सरकार अपने उन एसेट्स को बेचकर पैसा कमा ले, तो वो नॉन डेट कैपिटल रिसीविंग रिसीट है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि इसके अंदर सरकार को कुछ देना नहीं पड़ रहा, उस पर कोई भार या फिर डेट नहीं चढ़ रहा है। इसीलिए ये जो रिसीविंग है और जो रेवेन्यू रिसीट है, इनको जब हम जोड़ देते हैं और इसके अंदर से घटा देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, अब जो खर्चा करना है वो तो माइनस करना पड़ेगा ना। अगर हम डेफिसिट पे आए हैं तो हम में इतना दिमाग है कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इन रिसीविंग से एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इसीलिए हम कह रहे हैं डेफिसिट आया ही तभी क्योंकि रिसीट से एक्सपेंडिचर बढ़ा है। फिस्कल डेफिसिट, ये है फिस्कल डेफिसिट आपके सामने। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, और ये जो आंकड़े कुछ हैं इस पेज पे याद कर लीजिए एक बार और। जीडीपी 7.3%, करंट फिस्कल की फिस्कल डेफिसिट 24-25 5.1%, लेकिन डेफिसिट कम करने का प्लान करता है हर कोई, तो हम अगले में तो 5.1% बता रहे हैं, लेकिन हम करंट में 5.8% बता रहे हैं। करंट फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.8%। यहां देखिए ना, ये अभी चल रहा है ना, ये अगले वाला है ना, ये अभी चल रहा है, ये अगले वाला है, तो अगले के लिए घाटा कम करूंगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। सबसे पहले मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो, डेफिसिट, घाटा हर बार कम ही किया जाता है, कम किया जाना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट जो है करंट फिस्कल का, हम कह रहे हैं 2.8%। हम कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट 24-25 का, यानी कि अगले साल जो है वो 2% का हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये प्रोजेक्शंस भी दिए जाते हैं अगले साल के लिए। करंट को भी बहुत बार रिवाइज किया जाता है, लेकिन जो अब आपको बताया जा रहा है बजट में, आप उसको तो मानोगे ना। तो बजट में आपके सामने लाया गया, बोला कि 2.8% का रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, ये अभी वाला,
और हम कह रहे हैं अगले साल के लिए घाटा कम करेंगे, 2% कर देंगे, 2.8% से 2% कर देंगे, घाटा कम करेंगे। और हर कोई ऐसा ही टारगेट बनाता है। प्राइमरी डेफिसिट भी सेम है, आप खुद देख लो। अगर हम करंट फिस्कल की बात करें तो 2.3%, और बोल रहे हैं अगर अगला आएगा नेक्स्ट फिस्कल तो हम 1.5% पे उसको ले जाएंगे। एक बार देखिए, प्राइमरी डेफिसिट जो प्राथमिक घाटा है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो फिस्कल डेफिसिट में से, फिस्कल मैंने आपको पीछे समझाया जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, याद करिए मैंने बोला था इनको जोड़ने के बाद टोटल एक्सपेंडिचर को जब हम माइनस करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट बनता है। वो थी फिस्कल का डेफिनेशन। अब हम बात करें फिस्कल डेफिसिट को के अंदर से माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट को, तो क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट में से किसी भी तरह की जो इंटरेस्ट पेमेंट की जा रही हैं उनको भी माइनस कर देंगे तो प्राइमरी घाटा आ जाएगा भाई। नेक्स्ट में देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू पहले जो रिसीव किया, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं उसके अंदर से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। रेवेन्यू रिसीट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं तो इस पे पढ़िए, लेकिन अगर आप याद करने में अच्छे हैं तो सिर्फ याद कर लीजिए, इतना ही काम आएगा आपके। जहां पर नंबर दिया गया है वो नंबर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बजट में पेश की गई चीज़ें आपके काम आएंगी नंबरों के भरोसे। देख लीजिएगा, जब हम बात करते हैं स्कीम्स की, एलोकेशन की, स्कीम में कितना कितना एलोकेशन, तो मनरेगा टॉप पे रहता है, आप जानते हैं। टॉप पे इन द सेंस मतलब प्राइमरी कॉन्वर्सेशन जो होती है वो उसके बारे में होती है। लेकिन आप ये देखिए, मैं अमाउंट वाइज नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बहुत बात की जाती है इसके बारे में हर तरह से। ज़रा सुनिए, 86,000 करोड़ का एलोकेशन, ठीक है। ये मनरेगा जो है, जो नहीं जानते हैं कि ये जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है ना, ये एक्चुअल में 100 दिन का रोजगार की बात तो मिनिमम करती है। तो कुछ राज्य तो और भी ज़्यादा दे देते हैं मनरेगा में काम, ताकि लोग अनएम्प्लॉयड ना घूमे, उनके पास कुछ करने को हो, उनको जॉब गारंटी दी जाए कि 100 दिन का काम तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा भाई। 86,000 करोड़ का एलोकेशन मनरेगा को। नेक्स्ट में देखिए, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया 6,050 करोड़ का एलोकेशन। फिर बोल रही हूँ बोरिंग सेशन है, मुझे पता है, मैं दुखी हूँ इस बात से, लेकिन आपके लिए मजबूरी है। बच्चे हो, ठीक से याद करो, एग्जाम देने जाओगे, बोरिंग चीज़ें याद करनी पड़ती है। मैं हेल्प उसमें नहीं कर सकती हूँ, सिवाय कि मैं बार बार पढ़ूँ और आप याद कर लो। आपका एक काम है, आपने लिखना है। प्लीज़ लिखिए, रोकिए वीडियो को, पूरा पेज नोट करिए। हाथ से नहीं लिखेंगे कुछ याद नहीं रहेगा, देख लीजिएगा। एलोकेशन आएगा पक्का से। फिर बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया 6,050 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 80,671 करोड़। ब्लू रेवोल्यूशन पानी वाला, फिशरी वाला, मत्स्य पालन वाला, कि हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे, उसके ऊपर 2,352 करोड़ का एलोकेशन बढ़ावा देना है उसे। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, उसके लिए 880 करोड़ का एलोकेशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो आप जानते हैं कि अन्न बांटा जाता है, 5 किलो अनाज दिया जाता है, कितना बड़ा काम किया जाता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसके तहत 2,05,250 करोड़ दिए जाते हैं। एक्चुअल में आपको ये इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, इतना सर मत खपाइए, 2 लाख करोड़ करके याद कर लीजिए। रिपीट करते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। मनरेगा में 86,000 करोड़। प्रधानमंत्री श्री राइजिंग इंडिया स्कूल्स ऐसे करके याद करिए, 6,050 करोड़। आवास योजना पे 80,671 करोड़, 2,352 करोड़ ब्लू रेवोल्यूशन पे, और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम 880 करोड़, 2 लाख करोड़ गरीब कल्याण अन्न योजना पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, तो आयुष्मान भारत मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वाली बात हो गई।
पब्लिक इंश्योरेंस वाली बात होने लगी, तभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपके सामने है, पीएम जय हम इसे कह रहे हैं, 7500 करोड़ का एलोकेशन है इसके ऊपर। ये पब्लिक इंश्योरेंस वाली बात याद रखिएगा। अब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं कि आप एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको कि आप सोलर एनर्जी में अपने व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक बना लीजिए, आप सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करिए। इंसेंटिवाइज करती है गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ऐसा वाला 6200 करोड़ का एलोकेशन। आगे बात करें तो मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम 6903 करोड़। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नहीं समझ पाएंगे। सेमीकंडक्टर है, इसके मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार एलोकेट कर रही है अमाउंट, तो कुछ चीज़ें तो आपको वैसे ही याद करनी पड़ेंगी। इसमें बहुत ज़्यादा समझने का स्कोप नहीं है, विश्वास करिए। कहानी नहीं सुनाऊंगी मैं, सिर्फ पॉइंट्स पढ़ाऊंगी जो मेरे हिसाब से सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। फीडबैक की उम्मीद मैं हमेशा करती हूँ, लिख करके बताया करो कितने क्वेश्चंस आए। ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी टीचर आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं करेगा कहानी सुनाने में, आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, प्लीज़ डायल करिए, एग्जीक्यूटिव से बात करिए या online.vidyaguru.in पे जाइए, अपने लिए सूटेबल कोर्स लीजिए। सब टीचर्स आपकी मदद करेंगे अच्छे से अच्छा पढ़ाने में। बाइलिंगुअल के अलावा कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैचेस भी हैं। आगे बढ़ते हैं, सोलर पावर ग्रिड। तो सोलर पावर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप। इससे बहुत एनर्जी जो है बचेगी, एनवायरनमेंट बचेगा। तो 8500 करोड़ है सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, मतलब सोलर एनर्जी में, मतलब सोलर पावर ग्रिड में। तो ग्रिड ऐसा वाला वो आपने देखा होगा, 8500 करोड़ का एलोकेशन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे 600 करोड़ का एलोकेशन, वही चीज़ एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, इसीलिए एलोकेशन 600 करोड़ का हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मतलब सेकेंड एडिशन, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 यानी कि पोषण का जो हम कह रहे हैं सेकेंड एडिशन जो है, 21,200 करोड़ का एलोकेशन है। एलोकेशन बहुत बड़ा है, जितना बड़ा एलोकेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधी बात है कि नहीं? आप इतना समझ रहे हैं। सुनिए, आयुष्मान भारत, मैंने कहा पब्लिक इंश्योरेंस वाली बात हो रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, ये 7500 करोड़ का एलोकेशन है इस पर। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, 6200 करोड़ का एलोकेशन है इस पे। ये सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पे 6903 करोड़ का एलोकेशन। सोलर पावर ग्रिड पे 8500 करोड़ का, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे 600 करोड़ का एलोकेशन है, और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 पे 21,200 करोड़ का एलोकेशन। यह है बजट हमारा, जो फिर मैं बोलूं इंतरिम बजट है। यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करने वाले हैं जिसके अंदर सरकार की रिसीट, रिसीविंग और कमाई की बात की जाएगी कि कहाँ से किन किन एरिया से सरकार कमाती है। चार्ट तो आप देख लोगे, लेकिन अगर आप परसेंट याद नहीं रखोगे, देखिए सिर्फ चार्ट ही दिखाया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बोरिंग लगती है, इसमें कोई हाथ ही नहीं डालता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। प्लीज़ सुनिए, आपसे पूछा जाएगा कि 100% अगर मैं बात करूँ, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो कितना कितना परसेंट सरकार कहाँ से कमाती है। इनकम टैक्स से 19%, कितना? इनकम टैक्स से 19%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, हमने कहा यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इससे कमाती है सरकार 5%, 5%। इसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स है, जिससे सरकार इतना बड़ा अमाउंट 17% कमाती है। जीएसटी और अदर टैक्सेस में 18%, जीएसटी से 18%, कस्टम से 4%, कस्टम से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 1% है, नॉन टैक्स रिसीट एक अलग होता है, उससे 7% है। दोबारा सुनिए, नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया था, उससे सिर्फ 1% की कमाई है। नॉन टैक्स रिसीट से 7% की कमाई है। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से इतना बड़ा शेयर है, 28% कमाया जाता है। ये है
कमाई का आंकड़ा कि कहाँ से सरकार के पास पैसा आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ खर्चा कर देती है, तो खर्चा कर देती है पेंशन्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कितना परसेंट है, वो नहीं बताया था, वो है 4%। देखिए पेंशन्स के ऊपर 4%। अब स्टेट का शेयर भी होता है। आपने कहीं पर अमाउंट पे किया तो CGST और SGST लगता है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट का GST जो है वो स्टेट को देना पड़ेगा ना, उनका शेयर है। तो कह रहे हैं स्टेट का शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 20%, फिनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं 16%, ये 8%। ठीक है, स्टेट का शेयर टैक्सेस का, ड्यूटीज का 20%। अब बड़े सारे खर्चे हैं ना, डिफेंस के ऊपर भी तो खर्चा किया जाएगा। आपने अपने देश को सुरक्षित रखना है, 8% आप बजट का डिफेंस में लगा देते हो। सब्सिडीज भी देते हो, तो सब्सिडीज देते हो 6% की, सब्सिडीज देते हो आप 6% की। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं 8%। स्कीम्स तो अभी पढ़ रहे थे ना हम, तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। इंटरेस्ट पेमेंट भी किया जाता है, 20% का इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। 20% का इंटरेस्ट पेमेंट भी किया जाता है। अब अदर एक्सपेंडिचर और भी होता है ना खर्चे, जो हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, वो 9% है। तो ये है हमारी सरकार के खर्चे का हिसाब किताब। आगे बढ़ते हैं, देखिए ज़रा। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो अब आप बजटरी एलोकेशन में सबसे पहले बजट का साइज पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं बजट का साइज पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता ही नहीं है कि कितना पैसा बांटा जाएगा, तो आप बजट क्या पढ़ रहे हैं? तो बजटरी एलोकेशन 47.66 लाख करोड़ का बजट। ठीक है जी। बजट का साइज, टोटल रिसीट्स 47.66 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें 11.1 लाख करोड़। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इफेक्टिव 15 लाख करोड़ और वो लगभग 11 लाख करोड़। रेलवे को जो मिला वो 2.55 लाख करोड़। डिफेंस को जो मिला वो 6.2 लाख करोड़। अगर थोड़ा सा समझें तो जब इन्वेस्टमेंट की जाती है डिफेंस के अंदर या किसी भी और सेक्टर के अंदर, उनको बेहतर बनाने के लिए या उनका एग्जिस्टिंग जो हाल है उन्हें मेंटेन करने के लिए भी पैसा लगता है। आप जानते हैं ये बात। तो कमाई है तो एक्सपेंडिचर भी तो करना पड़ेगा ना, चाहे उन्हें मेंटेन करिए या बेहतर बनाइए। आप डिफेंस में अगर कोई कहीं से कुछ खरीद रहे हैं, आप मिसाइल्स खरीद रहे हैं, आप फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, तो आप डिफेंस के लिए कुछ बजट तय करेंगे ना, तो वो बजट का अमाउंट है 6.2 लाख करोड़ का। आगे बढ़े तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ऊपर 2.78 लाख करोड़, ये एलोकेशन है स्कीम वाइज। कम्युनिकेशन पे 1.37 लाख करोड़। तो इतना बड़ा डिवीजन है। इन सब में ध्यान से अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बजट का साइज था। उसके बाद आप इनके कुछ स्पेशली ये जो एलोकेशन हैं ये 4, इन्हें और अच्छे से याद करिए, बार बार लिखिए। फिर पढ़ते हैं। बजट का साइज 47.66 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1 लाख करोड़। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़। रेलवे को 2.55 लाख करोड़, 6.2 लाख करोड़। डिफेंस को, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.78, कम्युनिकेशन को 1.37 लाख करोड़। बार बार लिखिए, याद हो जाएगा। नहीं तो याद नहीं होगा, मुश्किल लगेगा, बोरिंग लगेगा। इसमें क्या पढ़ेंगे? चार्ट तो बना दिया, आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, मैं पढ़ूंगी और आप अभी ध्यान से सुनेंगे। ट्रेंड ऑफ मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन लाख करोड़। ये लाख करोड़ के अंदर आपको ये एक्सपेंस दिया गया है। जैसे अगर मैं बोलूं ट्रेंड ऑफ मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यहां पर देखिए ट्रांसपोर्ट पर आप पढ़िए इस वाले पार्ट को, येलो वाला। देखिए उससे पहले वाला भी है, अगर आप ध्यान लगाएं तो ये हमारे लिए काम का नहीं, 22-23 वाला। आप करंट का या फिर अगले वाले का ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगले वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ट्रांसपोर्ट पे 5.44 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट पे 2.66 लाख करोड़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड 1.47 लाख करोड़, एजुकेशन पे 1.25 लाख करोड़। तो एजुकेशन पे बहुत सारा खर्चा, 1.47 एग्रीकल्चर पे, 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट पे, और ट्रांसपोर्ट पे 5.44 लाख करोड़। हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा खर्चा 0.90 लाख करोड़, एनर्जी के ऊपर और ज़्यादा खर्चा 0.76 लाख करोड़, सोशल वेलफेयर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया 0.57 लाख करोड़। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके है ट्रेंड ऑफ मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ और खर्चा करने वाले हैं उन्हें लाख करोड़ में 24-25 के लिए आपको दिखाया गया है। अगला सवाल की इनिशिएटिव्स में देखिए क्या आ रहा है आपके सामने। प्रधानमंत्री, ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं जन आदिवासी न्याय महाअभियान की। तो आप इतना समझ गए कि पहले वाला JAN जन पढ़ लीजिए, उसके अंदर से फिर तोड़िए आदिवासी पे आइए, जन आदिवासी न्याय महाअभियान है ये। अगर आप बात करें PM जन मन की योजना, ये जो है टू द डेवलपमेंट ऑफ PVTG। PVTG क्या है? ये है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTG है ये। अब ये ध्यान से देखिए किसके लिए है, तो आपको बता दिया गया कि वल्नरेबल ट्राइबल लोगों के लिए ये जनमन स्कीम है। ये याद रखिएगा, रिलेट करिएगा। खर्चा जो है कह रहा है आउटले फॉर 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन, इसके ऊपर खर्चा फॉर कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स, कितना 1.3 लाख करोड़ का, 1.3 लाख करोड़ का खर्चा, जिसमें 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट्स के लिए 1.3 लाख करोड़ इस पे खर्चा किया जाएगा। ये इतना पैसा है जो इसको एलोकेट किया गया है इसके लिए। टू सपोर्ट माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स बाय स्टेट्स प्रोविजन ऑफ 75,000 करोड़, कह रहा है सपोर्ट करना है। देखिए कोई माइलस्टोन अचीव किया जाता है तो माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स है, सुधार किए जाएंगे बाय स्टेट्स, प्रोविजंस ऑफ 75,000 करोड़ एज 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। हम ऊपर वाली बात से ही रिलेट करके आपको यहाँ पर एक बात और बता रहे हैं कि 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स के लिए जो बात की जा रही थी, उसमें कह रहा है कि माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स बाय स्टेट्स, अगर वो ऐसा करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स है बाय स्टेट्स, इसके लिए जो प्रोविजन है 75,000 करोड़ का, ये इसी का पार्ट, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि खर्चा करेंगे। ये रहा टू सपोर्ट माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स। तो आपको पूरी बात यहाँ पर लिख करके बता दी। थ्रू रूफटॉप सोलराइजेशन 300 फ्री मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स 1 करोड़ फैमिलीज के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, 1 करोड़ फैमिलीज, मतलब फैमिलीज का मतलब तो वैसे ही बहुत बड़ा नंबर हो गया, आप समझ रहे हैं। तो 1 करोड़ फैमिलीज जो हैं उनको ये कह रहे हैं कि कैसे हेल्प की जाएगी। अगर आप सोलर पावर में इन्वेस्ट करें तो सरकार सब्सिडी देती है, तो सरकार कह रही है आपको 300 यूनिट बिजली उस सोलर वाली बात पे फ्री दे दी जाएगी। यहाँ पर देखिए रूफटॉप सोलराइजेशन कराइए, 300 फ्री यूनिट पाइए, 1 करोड़ फैमिलीज को हेल्प मिलेगी इन सब से। एक बार और, PM जनमन योजना है जो किसके लिए है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। खर्चा 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन वाली बात पे 1.3 लाख करोड़ का स्टेट्स को ये कहा जा रहा है। माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स लाएगी स्टेट, ऐसे प्रोविजन पे 75,000 करोड़ इसी स्कीम के तहत रूफटॉप सोलराइजेशन कराइए, 300 फ्री यूनिट पाइए। इसके ऊपर 1 करोड़ फैमिलीज हैं जो बेनिफिटेड होंगी। ये देख लीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में देखिए सरकार अपने काम गिनवाती है कि हमने ये किया और इन सब से हम इतने लोगों तक पहुंच पाए, समझ रहे हैं। तो सरकार गिनवा सकती है कि हमने ऐसा काम स्टार्ट किया था और इस पर इतने लोग जो थे उनको इसका बेनिफिट मिला। तो जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इन बातों को भी ध्यान में रखिए
कि सरकार अपनी अचीवमेंट्स जो है वो गिनवा सकती है और कह रही है जैसे कॉर्पस ऑफ 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सनराइज सेक्टर। देखिए बात वही चल रही है, उसी चीज़ को ही फिर से प्रमोट किया जा रहा है। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन को प्रमोट किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ इसके अंदर था। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू 25,000 विड्रॉन टिल 2009-2010। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स है अप टू 10,000 विड्रॉन। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, और कितना आउटस्टैंडिंग, कितना बचा हुआ डायरेक्ट टैक्स डिमांड जो है विड्रॉ किया। गति शक्ति के अंदर 3 जो है वो मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया गया। पीएम गति शक्ति के अंदर 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स को, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को समझा गया, आइडेंटिफाई किया गया। आपको बताया गया कि एनर्जी, मिनरल और सीमेंट वाला एक, पोर्ट कनेक्टिविटी वाला एक और हाई ट्रैफिक डेंसिटी वाला एक। अब ये जो मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया गया, इससे लॉजिस्टिक्स बेहतर होगा। आपको ये बताया जा रहा है कि इससे लॉजिस्टिक्स बेहतर किया, मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स जो पहचाने गए, जो बजट में पीएम गति शक्ति के अंदर बात की गई, जिनके बारे में इनका नाम जरूर याद रखिए, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी और हाई ट्रैफिक डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। मुद्रा योजना लोन जो है महिला एंटरप्रेन्योर्स को 80 करोड़ को सरकार के हिसाब से अनाज दे रहे थे। 140 करोड़ में 80 करोड़ को अनाज दे रहे थे सरकार के हिसाब से। तो अब ये देखिए, जो अनाज ले रहा है उनमें से शायद कोई एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन भी बन गया होगा, महिलाओं में स्पेशली। तो कह रहे हैं कि 30 करोड़ महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा दिया गया मुद्रा योजना के तहत। महिला बिजनेस विमेन को, मतलब जो भी बिजनेस करने वाली महिलाएं हैं, उसके तहत 30 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा भी पहुंचाया गया। तो कैलकुलेशन आप खुद करिए, बताइएगा मुझे क्या मतलब समझे आप इसका। मुझे बस इतना ज़रूर लिख के बताइए कि किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कमेंट में मेरे को लिख करके बताइएगा। अंडर पीएम फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो 4 करोड़ फार्मर्स को दे दिया गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सरकार गिना रही है कि हमने इतना काम किया है, वो भी बताया जाता है। तो देखिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना, जिसमें मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कुछ एलोकेशन भी पढ़ा चुकी हूँ। 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है इनको जो है ये इनको बेनिफिट हुआ है। पीएम किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना जो है वो 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट दे गई। दोबारा देखते हैं। मुद्रा योजना के तहत महिला बिजनेस करने वाली महिलाएं जो हैं, उन 30 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा दिया गया। तो 30 करोड़ महिलाएं बिजनेस कर रही हैं और उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया। बहुत अच्छा काम किया गया। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाया गया। क्रॉप इंश्योरेंस है ये। 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम कह रहे हैं पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के तहत हेल्प मिली। किसान संपदा योजना के तहत 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाया गया। नेक्स्ट में देखिए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। देश में आपके पैसा आ रहा है बाहर के देशों से, वो रहा पूरा का पूरा 596 बिलियन। लेकिन आप जो ईयर है ना उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर बोल रही हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $596 बिलियन का। फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर पीएम किसान सम्मान, फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर पीएम किसान सम्मान 11.8 करोड़। क्रेडिट असिस्टेंस अंडर पीएम स्वनिधि 278 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। अगर आपको याद हो तो ये जो स्वनिधि है, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स वाली स्कीम है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखते आए हैं तो मैं कभी इसको दोबारा कवर करूँगी। निधि का मतलब तो पैसा है, अमाउंट है, आप समझ गए। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो निधि, जो पैसा है वो पीएम स्वनिधि है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कह रहे हैं हमने ये क्रेडिट असिस्टेंस लोन दिए हैं, फ़ायदा पहुँचा दिया है हमने उनको। इंडियंस पुल्ड आउट ऑफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी।
तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जो है वो गरीबी से उबर कर बाहर आ रहे हैं। 10 साल में पिछले 25 करोड़ लोगों को मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है सरकार ने। तो ई-नाम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल बना रहे हैं चीज़ों को। तो 1.8 करोड़ फार्मर्स को ही बहुत हेल्प कर पाए हैं। मंडीज 1361 मंडी को इंटीग्रेट कर दिया उस प्लेटफॉर्म से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्री मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है। आप भी डिजिटल हो रहे हैं, अब आप भी कैश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिजिटली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, इसीलिए किसानों को भी डिजिटल बनाया जाएगा। 1361 मंडीज को इसके अंदर डाला गया, लिंक किया गया, जिससे 1.8 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाया गया। एक बार और, FDI इनफ्लो $596 बिलियन, इतना ज़्यादा। फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर PM किसान सम्मान टू 11.8 करोड़। क्रेडिट असिस्टेंस अंडर PM स्वनिधि योजना, कह रहे हैं 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हमने लोन बांट दिए, ठीक है। इंडियंस पुल्ड आउट ऑफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 सालों में पॉवर्टी से निकाला है, गरीबी से निकाला है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्री मार्केट है ये, ई-नाम पोर्टल है जिसमें 1361 मंडी, हर नंबर इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ विश्वास करिए। मैं समझ पा रही हूँ आपकी प्रॉब्लम, आप बोर हो रहे हो, लेकिन अगर आप वीडियो देखोगे नहीं तो 3 सवाल चले जाएंगे, इसलिए प्लीज़ देख लो एंड तक। 1361 मंडीज को इसके ऊपर लाया गया, 1.8 करोड़ फार्मर्स को इससे फ़ायदा पहुंचाया गया। तो मुझे लगता है मैंने थोड़ा तो कोशिश की आपको बजट समझाने की। समझ में आ गया होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कहीं इंग्लिश वाला वीडियो देखने आए थे, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।